Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of December 2021. तो 4 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले कल का न्यूज़ एनालिसिस मैं नहीं बना पाया था ड्यू टू सम रीजंस। आज अभी लगभग 2 से ढाई 3 घंटे बाद फिर से आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, क्योंकि कल कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे जो हमको डिस्कस करने हैं, जो कि मिस नहीं करना चाहता मैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट विद यू ऑल्सो, है ना। वो वीडियो भी मैं बना दूंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, बट आई विल मेक द न्यूज़ एनालिसिस एंड आई विल अपलोड दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है चैनल का, तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। 1 पर्सन 1 लाइक, सिंपल समझ लो। आप लोग ने देखा, पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक मारो, है ना। सबसे ज़्यादा लाइक होने चाहिए अपने तरफ से। तो दैट इज़ द थिंग। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले आज का सवाल, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इनमें से कौन निकालता है? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सॉल्यूशंस या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनमें से ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालता है? क्वेश्चन नंबर 1 है। Question number 2 is Nairobi and Tunis declaration sometimes seen in news is related to। नायरोबी और ट्यूनिस डिक्लेरेशन न्यूज़ में रहता है, ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज वैक्सीन आईपीआरस, सेकंड इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, थर्ड इज डीएनए क्लोनिंग या फोर्थ इज इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि किससे, इसमें से नायरोबी एंड ट्यूनिस डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? वैक्सीन आईपीआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीएनए क्लोनिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, विद रेफरेंस टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ परमानेंट बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द मेंबर्स ऑफ द कमेटी बिलोंग ओनली फ्रॉम द राज्यसभा, लोकसभा। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। आई विल टेल यू द आंसर्स वन बाय वन, लेकिन आपका काम क्या रहेगा? एक सीरियस एस्पिरेंट का काम क्या रहता है कि वो अटेम्प्ट करता है और वो बताता है कि कितने सही है। तो आपका यह काम यही रहेगा कि आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो, अटेम्प्ट जरूर करना अपने से और फिर बताना कि कमेंट सेक्शन में कि कितने सही थे। पहला सवाल है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। इसका आंसर है ए, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसको निकालता है, आईटीयू इसको निकालता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा सवाल था नायरोबियन ट्यूनिस डिक्लेरेशन। तो नायरोबियन ट्यूनिस डिक्लेरेशन जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। एंड तीसरा सवाल मैंने पूछा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एक एडहॉक बॉडी है, ना कि परमानेंट बॉडी है। वो जब प्रॉब्लम आती है तब उसको पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के अंतर्गत बनाया जाता है। सो इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट्स अ एडहॉक बॉडी। दूसरा सवाल है कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि इनकरेक्ट होगा। जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है तो जॉइंट कमेटी में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही मेंबर होंगे ना, तो ये गलत है। तो बोथ 1 and 2 विल बी द रॉन्ग वन। अब ट्यूनिस डिक्लेरेशन देख लो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्यूनिस डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड एट द अफ्रीका अरब प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड इन ट्यूनिस इन 2018। तो यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंतर्गत ये चीज हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इट वाज अंडर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मेक श्योर दैट कि यू रिमेंबर दीज बेसिक फैक्ट्स। ठीक है ना। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज बेसिक फैक्ट्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। सो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड डायरेक्टली एंड इस तरीके से आपको याद रखना है इसको कि 2018 में इसको किया गया था। एंड 25 अफ्रीकन कंट्रीज अडॉप्टेड द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज अंडर दिस। ठीक है ना। तो अफ्रीकन कंट्रीज थी जिन्होंने कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया था। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपके व्यूज जानना चाहता हूं, बस मैं एज ए एस्पिरेंट आप क्या सोचते हैं, आपको किस तरीके से लगता है। तो आज का सवाल है, हाउ शुड इंडिया मूव अहेड विद इट्स रिलेशन विद चाइना, डिस्कस। आपको बताना है कि इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशन में कैसे आगे बढ़े। हाउ शुड इंडिया मूव अहेड विद द रिलेशनशिप विद चाइना। ठीक है ना। तो ये वही क्वेश्चन है कि सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो आप बताइएगा मुझे। ठीक है, आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द SPPEL स्कीम। एक्चुअली ये कल की PIB की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी न्यूज़ थी, अच्छी स्कीम के बारे में बताया था, तो मैंने आपको सोचा कि आपको बता दूं। ये है SPPEL, यानी कि स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। ठीक है ना। क्या नाम है इसका? स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड
प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। अब SPPEL स्कीम जो थी वो इनिशिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 2013, ठीक है ना, याद रखिएगा 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। एंड ये किसके लिए, नाम से ही क्लियर है कि ये इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए है, उनको प्रमोट करने के लिए है। ऐसा ना हो कि उस लैंग्वेज को बोलने वाले एक भी व्यक्ति ना बचे, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SPPEL स्कीम जो है वो उसी के रिगार्डिंग है। नाम क्या है, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, ठीक है ना। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डॉक्यूमेंट एंड आर्काइव द कंट्रीज लैंग्वेजेस। कंट्री की जो लैंग्वेजेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको आर्काइव करना। ऐसी लैंग्वेजेस को जो कि इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, या ऐसी लैंग्वेजेस जिनको बोलने वाले जो हैं वो बहुत कम नंबर्स में और फ्यूचर में हो सकता है कि वो इंडेंजर्ड हो जाए, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो होता क्या है, कई लैंग्वेजेस हैं जिनके बहुत कम स्पीकर्स हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं लेकिन स्पीकर्स बहुत कम हैं, ठीक है ना। अब ऐसे में अगर आपने उनको प्रिजर्व नहीं किया तो उसके जो छोटे जो कम 2 4 5 10 15 स्पीकर्स हैं वो भी चले जाएंगे। जैसे एक लैंग्वेज हो लैंग्वेज है, देयर इज अ हो लैंग्वेज HO, तो वो लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड, काफ़ी इंडेंजर्ड, फिर वो मतलब उसके लास्ट बोलने वाले की भी बीच फिर वो हो गई। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब ये जो SPPEL स्कीम है, याद रखिएगा इसको मॉनिटर कौन करता है, तो देखो लिखा हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इसको मॉनिटर करता है। और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ पर है, ये मैसूरू में है। याद रखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो मैसूरू में है। और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ, पहले आता था HRD के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें HRD के अंतर्गत आती थी, मतलब कि ये जो स्कीम है SPPEL स्कीम, ये भी HRD के अंदर आती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। और अब ये आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगी, क्योंकि नाम चेंज हो गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन याद रखना, ठीक है ना। और ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है कहाँ पर है, मैसूरू में है। और ये 1969 में बना था। ये अपने फैक्ट्स में ऐड कर लो आप लोग कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो 1969 में बना था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत आता है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया फैक्ट्स रिगार्डिंग SPPEL। और इसमें पहले फेज में 117 इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस मदर टंग्स इनको चूज किया गया है। 117 लैंग्वेजेस को चूज किया गया, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कुछ लैंग्वेजेस का जैसे आपको नाम बता दूं, जैसे एक बाल्टी इज अ लैंग्वेज, देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड बाल्टी लैंग्वेज है, ठीक है ना। और उसमें एक अटोंग लैंग्वेज भी है ना। लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, लगभग 191 लैंग्वेजेस हैं जो वल्नरेबल हैं। अगर आप लोग बोले तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में इनकी लिस्ट भेज दूंगा आप लोगों को, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था UPSC में, है ना, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। और कोई बहुत हतप्रभ होने वाली बात नहीं रहेगी कि दोबारा से ये क्वेश्चन आ जाए या कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो मैं आपको लैंग्वेजेस के सारे नाम भेज दूंगा जो लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो याद रखेगा। अगली जो न्यूज़ है वो उसकी हम बात कर लेते हैं। सेकंड न्यूज़ इज दैट सेंटर हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है ना। तो स्मार्ट सिटीज मिशन का जो टाइमलाइन था उसको सेंट्रल ने बढ़ा दिया है। नाउ द टाइमलाइन फॉर द स्मार्ट सिटीज मिशन इज जून 2023। तो जून 2023 जो है स्मार्ट सिटी मिशन की नई टाइमलाइन आ गई है, आपको याद रखना है। और पहले ये जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटीज मिशन का वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था उसको। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कब लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया था। एंड 2000 अब इसकी जो टाइमलाइन है वो 2023 जून 2023 कर दी गई है। स्मार्ट सिटी बेसिकली एक अर्बन रीजन के लिए है जो कि काफ़ी एडवांस होगा अपने उसमें। किस किस फील्ड में एडवांस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस होगा, रियल स्टेट में, कम्युनिकेशन में, मार्केट वायबिलिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहेंगी। और उसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल सोसाइटी है, डिजिटल पॉलिटी है, ये सारी चीज़ें मतलब ICT का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है ना। ICT का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एंड दैट इज अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब स्मार्ट सिटीज़ मिशन का याद रखना कि उसमें मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होनी है, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना है,
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करना है, और ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो सिटी की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये आएगा, ठीक है ना। अब इसमें जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, बोला ना मैंने आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, जिसमें पावर, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज भी आ जाएगा। फिर दूसरा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ केयर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सिक्योरिटी आ जाता है, टैक्सेशन आ जाता है, स्किल डेवलपमेंट आ जाता है। फिर आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आएगा, जीडीपी है, जॉब क्रिएशन है, लाइवलीहुड है, मार्केट ग्रोथ है। तो इसके कुल मिलाकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ के ये 3-4 अलग अलग एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, जिनको जो आपको याद भी रखने हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको भूल जाना है इनको। तो कीप मेक श्योर यू रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। मुल्ला पेरियार डैम। अब मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है, याद रखिएगा, मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायार एंड पेरियार रिवर्स, ठीक है ना। ये मुल्लायार और पेरियार रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे है मुल्ला पेरियार डैम, और इसको ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द डैम इज लोकेटेड इन द कार्डमम हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये कार्डमम हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट से वहाँ पे लाई करता है। ये भी फैक्ट्स याद रखना, क्योंकि मुल्ला पेरियार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और अगर वो फैक्ट पूछने पर आ गया ना तो यही पूछेगा। 2 रिवर्स कौन कौन सी, मुल्लायार रिवर एंड पेरियार रिवर, केरला का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, और डैम लोकेटेड कहाँ पर है, कार्डमम हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, याद रखेगा। ऑपरेटेड बाय, डैम ऑपरेट कौन करता है, द डैम इज ऑपरेटेड बाय केरला बट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। लोकेटेड इन केरला बट ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु, याद रखिए, लोकेटेड कहाँ पर है, केरला में है, बट ऑपरेट और मेंटेन कौन कर रहा है, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु कर रहा है। अब आप सवाल पूछेंगे सर तमिलनाडु कर क्यों रहा है, तो द तमिलनाडु इज ऑपरेटिंग दिस डैम बिकॉज इन 1886 1886 में एक लीज एग्रीमेंट हुआ था फॉर 999 ईयर्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, इन 1886 लीज एग्रीमेंट फॉर 999 ईयर्स वाज देयर। इट वाज साइंड बिटवीन द महाराजा ऑफ त्रावणकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। याद रखिएगा, दैट इज द एग्रीमेंट 1886 लीज एग्रीमेंट। एंड लीज एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया 1970s में। द लीज एग्रीमेंट वाज रिन्यूड इन 1970s, है ना। एंड इट गेव द फॉर्मर राइट्स ऑफ द वाटर फ्रॉम द डैम बिसाइड्स द अथॉरिटी टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पे ये भी हुआ कि तमिलनाडु जो रहेगा वो उसको पानी भी दिया जाएगा, और वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी रन कर सकता है। रिटर्न में केरला रिसीव्स रेंट फ्रॉम तमिलनाडु, केरला को रेंट मिलता है तमिलनाडु से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब कंट्रोवर्सी क्या है, कि कंट्रोवर्सी ये कि जो जोन है जहाँ पर ये मुल्लार पेरियार डैम लोकेटेड है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अर्थक्वेक साइट है, मतलब कि वो मतलब इरप्टिंग वाली साइट है, जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। 1979 में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, है ना। इट वाज क्लेम्ड दैट माइनर अर्थक्वेक हैज रिजल्टेड इन द क्रैक्स इन द डैम। कई लोग कह रहे थे क्रैक्स डैम में। अब एक्चुअली अगर ये डैम वो होता है, मतलब अगर कुछ होता है इसको, तो लगभग 35-40 लाख लोग रहेंगे जिनकी ज़िंदगी जो है वो खतरे में है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इसका लगातार सर्वे होता है। अभी रिसेंटली 2014 में भी एक कमेटी थी जिसने सर्वे किया था सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के। फिर ड्रिप प्रोजेक्ट, आपको पता होगा, डैम रिहेबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ड्रिप प्रोजेक्ट है, जो कि आपका इसी से रिलेटेड है ना, डैम से रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है। तो उसके अंतर्गत भी मुल्लार पेरियार डैम को देखा गया, रखा गया है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। टिल देन मूव हेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़िए, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर एक न्यूज़ है, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट ऑफ लेसर फ्लोरिकान फ्रॉम राजस्थान ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे लेसर फ्लोरिकान नाम की एक बर्ड है जिसके बारे में इट बिलोंग्स टू द बस्टर्ड फैमिली। याद रखिएगा, लेसर फ्लोरिकान जो है वो बस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट्स बता दूँ, देखो यहाँ पे लिख लो अपने नोट्स में। लेसर फ्लोरिकान जो है वो टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाइड एज सिफियोटाइडस इंडिकस। याद रखिएगा, सिफियोटाइड्स इंडिकस या सिफियोटाइडस इंडिकस, टाइडीज इंडिकस, याद रखिएगा, है ना। लेसर फ्लोरिकान का टैक्सोनॉमिकल साइंटिफिक नेम क्या है, सिफियोटाइडिस इंडिकस।
इट इज अ स्मॉल एंड स्लेंडर बर्ड स्पीशीज बिलोंगिंग टू द बस्टर्ड ग्रुप। जैसा मैंने बताया कि एक जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं ना, तो वो बस्टर्ड ग्रुप से बिलोंग करती है। भी लेसर फ्लोरिकॉन भी जो है वो बस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। सिफियोटाइडिस इंडिकस इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। एंड इट इज फाउंड इन द टॉल ग्रासलैंड्स। कहाँ पाई जाती है? टॉल ग्रासलैंड से पाई जाती है ना। इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून बेस्ड है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक रिकवरी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक रिकवरी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स यहीं पे बता देता हूँ, है ना। ये सब चीज़ें अब आपको याद भी रहनी चाहिए धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए नोट्स खोलनी पड़े। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनॉमस, याद रखिएगा, ऑटोनॉमस शब्द जरूर याद रखिएगा कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और उसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। 1982 में वो स्टैब्लिश हुआ था। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून बेस्ड है, आप सबको पता है कि देहरादून में है, ये तो पता ही है। एंड ये रिसर्च कैरी आउट करता है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में, इंडेंजर्ड स्पीशीज के फील्ड में, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी के फील्ड में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के फील्ड में, ठीक है ना, और इको डेवलपमेंट के फील्ड में, हैबिटेट इकोलॉजी के फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये रिसर्च करता है कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर्ड स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे कब बना था? 1982 में बना था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको यहाँ पे सिफियोटाइडिस इंडिकस के बारे में बता रहे हैं अपन, लेसर फ्लोरिकान। इसका आईयूसीएन स्टेटस याद रखना कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड है ये लेसर फ्लोरिकान। और आईयूसीएन स्टेटस का क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ये ऑब्जर्व कहाँ कहाँ की जा सकती है? देखी कहाँ कहाँ जा सकती है इंडिया में? अगर आप देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड सम अदर रीजन्स। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड सम अदर रीजन्स, यहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है ना। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये कुछ लोकेशन है जहाँ पर कई बार महाराष्ट्र तक भी जा सकती हैं। तो यहाँ पे लिखा है द बर्ड इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। यहाँ जो रेड लिस्ट आती है उसकी, उसमें ये आईयूसीएन में एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, और आप इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे, आई होप। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आएंगे। पहला जो एडिटोरियल है वो COP27 के बारे में है। एंड COP27 कहाँ पर होने वाला है? वो इजिप्ट में होने वाला है। तो ये पहले तो आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि COP27 कहाँ होने वाला है? इजिप्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे ऑथर ने सजेशन दिया कि फोकस आपको करना है फूड सिस्टम में। क्यों फूड सिस्टम में फोकस करना है? इसका रीज़न क्या दिया ऑथर ने बोला कि भैया देखो क्या है, आप टेम्परेचर की तो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ये क्लाइमेट चेंज है आपका, और ये जो टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? जो ग्लोबल हंगर और फूड और मैल न्यूट्रिशन है ना, उन सब चीज़ों से एसोसिएटेड है, बहुत ही इंट्रिकेबली ये एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे आपका एजेंडा फूड, मैल न्यूट्रिशन को और वर्ल्ड हंगर को भी तो ख़त्म करना है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखें तो पहला दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो पॉवर्टी और हंगर के रिलेटेड ही है, तो उसकी भी बात आपको करनी है। और यही चीज़ ऑथर ने बोले कि अगर हम देखें तो हम क्या है, इस एस्पेक्ट में फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हम इस एस्पेक्ट में फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने एक और कहा कि अगर टेम्परेचर राइज होता है तो उससे 189 मिलियन एडिशनल पीपल हैं जो कि हंगर के ग्रिप में चले आएंगे। 189 मिलियन, मतलब समझ लो आप लोग 189 मिलियन कह रहे हैं, मतलब 1890 लाख लोग ऐसे रहेंगे जो कि एक तरीके से कहना चाहिए कि ग्रिप ऑफ हंगर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि हम क्या है कि जितने भी COP हो रहे हैं उसमें क्लाइमेट की बात तो कर रहे हैं, बट उससे एसोसिएटेड जो ये हंगर, मैल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़, इन पे फोकस नहीं करते। तो ऑथर ने कहा कि COP27 जो इजिप्ट में होगा वो हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उसमें फूड और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की बात करें। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ फोकस एरियाज दिए हैं, एक एक करके मैं आपको बता दूँ, लिख लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उन्होंने कहा कि क्रिएटिंग रेजिलिएंट लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी सोल्यूशन। पहली चीज़ तो आपको फोकस करनी है कि एक रेजिलिएंट लाइवलीहुड सोल्यूशन आप बनाएं और कुछ फूड सिक्योरिटी का सोल्यूशन आप प्रॉपर बनाएं, है ना। इस चीज़ में फोकस करने की जरूरत है। सेकंड है एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड क्रॉप्स। क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड क्रॉप्स को लेकर के आए, नई वेराइटीज़ बनाए जो किसी भी रेंज के टेम्परेचर को सह सकती हो,
कैसी भी बारिश में ग्रो कर ले, है ना। तो ये सब चीज़ें लाओ तब तो भैया डेवलपमेंट होगा, तब तो लोगों को खाना मिल पाएगा। फिर आपको बोला गया कि इनेबल द वुमेन टू हैव कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। यहाँ इन्होंने कहा, सजेस्ट किया कि वुमेन के पास जो है वो ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ वुमेन के हाथ में होनी चाहिए। उनको भी कुछ रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए, उनको भी कुछ सेल्फ सिक्योरिटी और ये सब प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फोर्थ इन्होंने कहा है, रेजिलियंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करो बाय क्रिएटिंग सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस ऑफ फाइनेंस एंड इनोवेशन। रेजिलियंट एग्रीकल्चर, रेजिलियंट एग्रीकल्चर मतलब जो ऐसा एग्रीकल्चर जो हर चीज़ को सह ले, रेजिलियंट एग्रीकल्चर। फाइनेंस फार्मर्स को प्रॉपर मिले, है ना, और ऐसा फाइनेंस हो कि स्मॉल लैंड होल्डर्स को भी मिल पाए, है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिफ्थ है, इन्होंने कहा कि बिल्डिंग कैपेसिटी एंड नॉलेज ऑफ सिविल सोसाइटीज़, ठीक है ना, सिविल सोसाइटीज़ का यूज़ करो, उनके नॉलेज का यूज़ करो, वो लोगों को जाकर के बताएं, उनको लोगों को बताएं कि क्या अडॉप्ट करना है क्या नहीं अडॉप्ट करना है, ये सारी चीज़ें। तभी जाकर के ये जो फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रिस्क है, इनका जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं होगा। तो फूड सिक्योरिटी में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है रिगार्डिंग द NIRF रैंकिंग्स। अब आप सबको पता होगा कि ये नेशनल जो एजुकेशनल रैंकिंग आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग आती है अलग अलग। तो ऑथर ने कहा है कि ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग निकाली जाती है ना, ये उसी तरीके से जैसे कि आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर करो। क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है? क्योंकि ऑथर ने कहा कि भैया इसमें आप IITs की भी रैंकिंग कर रहे हो, आप इसमें IIMs की भी रैंकिंग कर रहे हो, और इसमें आप फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की भी रैंकिंग कर रहे हो, और इसमें फिर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी रैंकिंग कर रहे हो। तो ऑथर ने कहा कि ये एप्पल एंड ऑरेंजेस जैसा कंपैरिजन हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड कंपैरिजन। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने ये कहा है कि जो स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी, जो स्टेट की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। जब तक आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते तब तक आप ये रैंकिंग और ये सब निकालना गलत होगा। क्यों? जैसे देखो वहाँ पे सबसे पहले ऑथर मैं जो प्रॉब्लम्स है वो बता दूँ। जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टेट के हैं, स्टेट रन हायर, वहाँ पे फाइनेंस की कमी आती है, गवर्नमेंट प्रॉपर फाइनेंस देता नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ की लेबोरेटरीज जो है वो उस कंडीशन में नहीं है, उस तरीके की नहीं है। मशीन्स और जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वैसे नहीं है। चौथा, फैकल्टीज़ उतने अच्छे नहीं है, फैकल्टीज़ अच्छी नहीं है। अगर फैकल्टीज़ मान लो अच्छे भी हैं तो फैकल्टीज़ फुल है नहीं, एडहॉक से काम चल रहा है। जो गेट करने आ रहे हैं, जो एमटेक करने आ रहे हैं, उन्हीं को प्रोफेसर बना दिया, उन्हीं को क्लास लेने के लिए भेज दिया, है ना। तो ये आपको सारे इश्यूज याद रखने हैं। और यही सारी चीज़ अगर आप IITs में देखें, IIMs में देखें, तो बहुत अच्छे कंडीशन में फंड्स वहाँ पे अनलिमिटेड बह रहा है, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए पैसा गवर्नमेंट अलग से दे रहा है, वहाँ पे फैकल्टीज़ पूरी एकदम तैयार है, उनकी वैकेंसी बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ को नहीं प्रोवाइड करते हो, उनको टॉप एंड लेबोरेटरीज नहीं प्रोवाइड करते हो, उनको टॉप एंड इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हो, उनको फैकल्टीज़ की वैकेंसीज फुल करने के लिए नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हो? तो ऑथर ने वही कहा कि रैंकिंग जो पैरामीटर है, NIRF की रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, उसमें जो रैंकिंग हो रही है उसके पैरामीटर्स 5 है, याद रखिएगा। 5 पैरामीटर्स आर देयर: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशनल आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। तो इनमें से कई पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मात खा जाएंगी बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसीज एंड ऑल। लेकिन एक और चीज़ आता है, एक चीज़ और कही कि एक पैरामीटर ऐसा भी है जिसमें हम ये देखें अगर कि जो आपके हायर इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर पढ़ के क्या करते हैं, दे गो टू अब्रॉड। फाइनली वो पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि उनको अब्रॉड जाना है। ऐसे में कई स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं वही एक्चुअली में काम करते हैं इंडिया में, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए कि जो आउटकम वाला है, तो आउटकम तो हमको यहीं से मिल रहा है ना, तो इनको पे भी फोकस करना जरूरी है। सो दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है मनरेगा नीड्स अनदर 25,000 करोड़। तो ये तो मनरेगा का फंड क्रंच आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी मनरेगा का क्वेश्चन है तो उसमें फंड क्रंच की बात जरूर कर देना कि पैसे नहीं देती, ये वो है। अब एक नया साइक्लोन है, साइक्लोन जावद, याद रखिएगा। साइक्लोन जावद आपको याद रखना है। एंड साइक्लोन जावद जो है वो कौन से रीजन में आ रहा है? ये आ रहा है आपका
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश वाला रीजन, ठीक है ना। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो है वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ये ओरिजिन हुआ है, ठीक है। साइक्लोन जावद का जो नाम रखा गया है वो कौन सी कंट्री ने रखा है ये आपको बता दूं। इसका मतलब होता है कि इसका ये रखा है सऊदी अरेबिया ने साइक्लोन जावद का नाम रखा है। और जावद का मतलब होता है मर्सीफुल या लिबरल या मर्सीफुल दया करने वाला, ठीक है ना। तो साइक्लोन जावद है, देखते कितनी दया करके जाता है ये, है ना, चक्रवात जो है, तो आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है डैम सेफ्टी एक्ट। अब अभी डैम सेफ्टी एक्ट लेकर के आई गवर्नमेंट। एक्चुअली कल की न्यूज़ थी इसलिए मैं आपको बताऊंगा, ये न्यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है ना। आई विल ऐड दिस न्यूज़ इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको, क्योंकि कल मैं आपको पूरा वो बिल बताऊंगा, उसके क्या क्या पॉइंट्स है वो बताऊंगा, उसमें फिर बताऊंगा, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डैम सेफ्टी एक्ट में नई चीज़ है कि नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी। इसके अलावा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि डैम की सेफ्टी के रिगार्डिंग काम करेगी, स्टैंडर्ड्स बनाएगी, सेट करेगी। तो नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी और एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी का क्या काम रहेगा, जैसे वो बताएगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को कि भैया ये वाला डैम जो है वो गड़बड़ हालत में है, इसको देख लो। फिर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है फिर वो बाद में एक्ट करेगी, उसके पास एक्चुअली एक्शनेबल पावर्स रहेंगे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये एनडीएसए जो है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी, जो कि ये देखेगी कि जो उसने पॉलिसीज बनाई है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी रहेगा उसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों स्टेट्स एंड सेंटर। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो रहेगा उसके पास एक्सपर्ट्स रहेंगे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट, दोनों की तरफ से रहेंगे। एंड वो जो है वो फिर रिकमेंड करेगी एनडीएसए को कि भैया किस डैम पे कितना काम करना है, किस डैम पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये बताएगा, ठीक है ना। एंड फोकस जो रहेगा उनका बेसिकली वो इसी रहेगा कि डैम सेफ्टी जो इश्यूज हैं उनको देखा जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। एंड डैम सेफ्टी इश्यूज बेसिकली इनके लिए स्टेट्स में भी स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी विल ऑल्सो बी देयर, स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी भी बनाई जाएगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड हर जो स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी रहेगा इसमें भी रिप्रेजेंटेशंस रहेंगे फ्रॉम अपस्ट्रीम स्टेट्स एंड डाउनस्ट्रीम स्टेट से भी, ठीक है। तो स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी में अपस्ट्रीम स्टेट्स एंड डाउनस्ट्रीम स्टेट्स दोनों के मेंबर्स रहेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मुल्ला पेरियार डैम के लिए भी ऑथर ने यही कहा है कि जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो बेसिकली काफ़ी रोल प्ले कर सकती है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ और काफ़ी क्रेडिबिलिटी के साथ, अगर वो चाहे तो ये कर सकती है। अब एक नई स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर की गई सिक्किम में, बटरफ्लाई की एक न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है। एंड ये चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर स्पीशीज़ है। इसका नाम है जोग्राफिटस जोंगुएंसिस। याद रखिएगा, जोग्राफिटस जोंगुएंसिस इसका नाम है, जोग्राफिटस जोंगुएंसिस, दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। आप लोग याद रखिएगा, जोग्राफिटस जोंगुएंसिस। एक्चुअली इसमें स्पेशल बात ये है कि इसको डिस्कवर किया गया फोटो खींचने वाले व्यक्ति ने। यहाँ पे क्या नाम है उनका, सोनम वांगचुक, ओके, सोनम वांगचुक लेप्चा। तो सोनम वांगचुक लेप्चा जो है ये कहाँ से है, जोंगू से ही बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू जोंगू ओनली। काफ़ी फेमस भी हैं ये फ़ोटो खींचने के शौकीन है, बटरफ्लाइज की फ़ोटो खींचते थे और फिर ये भेजते थे किसको, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस को। अब नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस को क्यों भेजते थे, क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस एक वेबसाइट मेंटेन करता है, बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया वेबसाइट मेंटेन करता है। उनको फोटो भेजो और तो वो उसके बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में लिख करके वो फोटोज डालते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने ये गोल्डन येलो कलर की बटरफ्लाई की फोटो ली, तब तक इनको नहीं पता था कि ये कोई नई स्पीशीज़ है। और तो ये फिर जोग्राफिटस जोंगुएंसिस निकली ये स्पीशीज़, और ये चाइना वाले रीजन में, हांगकांग वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक है ना। हैनान मतलब हैनान प्रोविंस पे चाइना का, उसके क्लोजेस्ट स्पीशीज़ पाई जाती है। एक्चुअली में क्लोजेस्ट मतलब कि जैसे जोग्राफिटस पैंगी है वो गुआंगडोंग में पाई जाती है, और जोग्राफिटस हाइनेंसिस है जो कि हैनान में पाई जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे सर्वे सजेस्ट
suggest that fastest services growth since 2011। 2011 के बाद सबसे फास्टेस्ट सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ हुई है। और ये किसने बताया है? ये एक सर्वे ने बताया। सर्वे का नाम क्या है? सर्वे का नाम है सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सर्विसेज पीएमआई बोलते हैं इसको, या फिर इसको सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स भी कहते हैं, सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स या सर्विसेज पीएमआई। तो मैंने आपको पीएमआई के बारे में एक चीज बताई थी कि ये सर्विसेज एंड गुड्स दोनों के लिए निकाला जाता है और आईएचएस मार्केट ग्रुप इंडिया ही इसको निकालता है। तो आईएचएस मार्केट इंडिया ग्रुप ने इसको निकाला है, ये सर्विसेज पीएमआई कहलाता है। सेम कंसेप्ट है, 50 के ऊपर में ग्रोथ, 50 के नीचे में कॉन्ट्रैक्शन, और ये 2011 के बाद की सबसे बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन वाइन में लैंड अहेड ऑफ एफटीए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वाइन और इंडिया के बीच में ट्रेड एंड इन सब चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। एंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है 2022 में अपना एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाले हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कब करने वाला है? 2022 में करने वाला है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ करने वाला है। आपको मैं एक चीज़ एक्चुअली दिखाना चाहता था, एक वेबसाइट के बारे में, जैसे ये वेबसाइट है trade.gov करके वेबसाइट है। इसमें इंडिया के जितने भी वो हैं आपके, किसके साथ हमने एफटीए किया है, किसके साथ हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वो सारा मेंशन्ड है। जैसे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप देखो एपीटीए, तो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट में 6 कंट्रीज हैं, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओ पीडीआर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड श्रीलंका। ये सब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े हैं। तो आपको याद रखना है कि एप्टा जो है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें इंडिया भी है, और ये फिर बाकी कंट्रीज के नाम आप देख लो। आपको याद होना चाहिए कि इनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है इंडिया ने, है ना, मतलब ट्रेड में प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरा है, अगर हम इंडिया और आसियान के बारे में देखें, ये जो 11 का इंडिया प्लस 10 आसियान की कंट्रीज, इनके साथ इंडिया का एफटीए है। तो कभी यूपीएससी पूछे कि इनमें से कौन सी कंट्रीज, जैसे यूपीएससी ने 2018 में ऑलरेडी पूछा हुआ है, अगर आप 2018 का पेपर उठा के देख लो तो यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया ने एफटीए किया है। ठीक है ना, उसमें कनाडा, यूएसए ये भी लिखा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें ये एफटीए किया है। फिर हमने ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, यानी कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस में 42 कंट्रीज हैं, उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उन्हीं कंट्रीज के नाम है जिनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। इब्सा देखो, जो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के बीच में जो निगोशिएशन चल रहे हैं, अभी क्या होगा, निगोशिएशन चल रहे हैं। साफ्टा हो गया, साफ्टा में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साफ्टा नेशंस में। फिर स्लफ्टा जो है उसमें इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब कि इंडिया और श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इंडिया श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया मालदीव्स का देखो यहाँ पे, ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर इंडिया सिंगापुर का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया कोरिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, दैट इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि इंडिया को 2018 के बाद फिर यहाँ पे जनरलाइज 2019 में जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर, ये भी न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दीज आर द न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम टुडे। प्लीज़ कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।